आइए, आज का क्लास ऑब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है। यदि आप ये क्लास कर लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज। चार्ज पे क्या सब ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सबसे पहले चार्ज बराबर होता क्या है, Q बराबर आई टी। आई जहां क्या है, आई इलेक्ट्रिक करंट और टाइम क्या है, टी टाइम है। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। तो इसका यूनिट यदि पूछे इलेक्ट्रिक चार्ज का तो ये होता है एम्पियर सेकेंड। यूनिट का बात करें तो एम्पियर सेकेंड, और एक एम्पियर सेकेंड को ही कहते हैं एक कूलम्ब। एक कूलम्ब, तो याद रखेंगे एक एम्पियर सेकेंड को ही कहते हैं एक कूलम्ब। तो याद रखेंगे एस आई यूनिट कभी चार्ज का पूछे आपसे, एस आई यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज का एस आई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। चार्ज का एस आई यूनिट कूलम्ब। यही चार्ज का सीजीएस यूनिट पूछे, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट पूछे चार्ज का तो क्या होगा, स्टेट कूलम्ब। क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। और यहां से आता है एक क्वेश्चन कि बताइए एक कूलम्ब बराबर कितना स्टेट कूलम्ब होता है। तो याद रखेंगे एक कूलम्ब बराबर होता है 3 गुने 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब या एक कूलम्ब बराबर होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। या कभी कभी ये भी आया है कि एक कूलम्ब बराबर कितना ESU होता है, तो ये होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, यदि चार्ज का डायमेंशन पूछे तो चार्ज का डायमेंशन होता है, चार्ज बराबर होता है आई टी। तो आई का डायमेंशन ए और टी का क्या, टी। तो ए टी या कहीं कहीं आई टी भी रहता है, तो याद रखेंगे ए टी या आई टी। जब डायमेंशन पूछे तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज ए टी या आई टी। अगला पॉइंट, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखेंगे चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Q बराबर होता है Ne। n है जहां इंटीजर नंबर, n क्या है, इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 5, ये एक इंटीजर नंबर है। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, यदि आप लोग से पूछे तो -1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम्ब इतना चार्ज होता है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव और आता है कि बताइए कि एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब चार्ज, कि एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होगा,
तो Q बराबर होता है NE, तो E बराबर क्या, N बराबर क्या होगा, Q अपॉन E। अब देखिए यदि चार्ज, कोई बॉडी है, यदि चार्ज हो रहा है तो चार्ज दो तरह से होगा, या तो किसी को यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन उस पे क्या, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ माइनस प्लस नहीं, डायरेक्ट हम 1.6 × 10⁻19 लेंगे। चलिए, तो चार्ज कितना है, 1 कूलम, Q बराबर कितना है, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बस मैग्नीट्यूड ले लीजिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम है। और जब हम यहाँ पुट करते हैं तो ये आता है 6.25 × 10⁻80। तो याद रखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना होगा, 6.25 × 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम चार्ज में। अगला देखिए, चार्ज से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, एक ये भी याद रखेंगे, यदि कोई बॉडी है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और यही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है कि यदि कोई बॉडी चार्ज हो रहा है तो उसका मास क्या होगा। देखिए जैसे हम चार्ज देके इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इतना होता है। तो यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या होगा, ये गेन कर रहा है तो उसका मास इंक्रीज करेगा, और यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका मास डिक्रीज होगा। और कहेगा ऐसे ही कि यदि कोई बॉडी चार्ज हो रहा है तो उसका मास क्या होगा, तो कहेंगे मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो क्या याद रखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और मास क्या होगा, मास इंक्रीज करेगा। और यही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पे मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बॉडी पे मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा बॉडी का मास। और यदि कहेगा एक बॉडी चार्ज, ये नहीं बताया कि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है या नेगेटिव, बस ए बॉडी है चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा, मास क्या होगा, मास में बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका मास इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज। यदि कोई बॉडी चार्ज हो रहा है तो उसका मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये तो नहीं पता बढ़ेगा कब, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो घटेगा। तो चार्ज से इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अगला है, तो पहला चार्ज देख लिए, अब है चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज देख लिए थे, दूसरा है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी से ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखेंगे, लेमडा बराबर क्या होता है, तो ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी को कहते हैं लेमडा। इसका यूनिट पूछा जाएगा तो एसआई यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, चार्ज का होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर। क्या होगा, कूलम पर मीटर। डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा, चार्ज का होता है आई टी और L-1, मीटर है तो L-1,
यही इसका यूनिट हो जाएगा। और ये कौन सा क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से इतना ही कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये कौन सा क्वांटिटी। दूसरा है एरिया चार्ज डेंसिटी, या इसे ऐसे करो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। डेंसिटी इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्या होगा? सिग्मा बराबर होता है, मान लीजिए ये कोई, इसमें देखिए कोई वायर था जिस पे चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है, और इसका एल लेंथ है, तो यूनिट लेंथ में ही होगा। ऐसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ये है और इस पे टोटल चार्ज क्यू है, तो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट का बात करें तो चार्ज का कूलम्ब और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन, तो डायमेंशन होगा चार्ज का होता है आई और मीटर स्क्वायर है तो L -2, ऊपर जाएगा तो -2। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम V है और इसमें टोटल चार्ज Q है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा Q/V। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट तो चार्ज का होता है I, चार्ज का होता है कूलम्ब और वॉल्यूम का मीटर क्यू, तो इसका यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर क्यू। डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा? तो कूलम्ब का IT और ये मीटर क्यू है तो L क्यू ऊपर जाएगा तो L-3, यही होगा इसका डायमेंशन। और ये भी क्या है? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज डेंसिटी से इससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। बहुत से बहुत आपसे फार्मूला पूछेगा, इसका एसआई यूनिट पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा, और ये कौन सा क्वांटिटी है। तीसरा है कूलम्ब्स लॉ। यहां से क्या ऑब्जेक्टिव आएगा? तो यहां से सबसे पहले पूछा जाएगा कि बताइए फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर क्या होता है। तो याद रखेंगे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स। फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट न्यूटन। न्यूटन क्या हो जाएगा? न्यूटन। डायमेंशन, डायमेंशन तो फोर्स का डायमेंशन होता है M/L/T-2, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। जहां Q1 Q2 है, Q1 और Q2 दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और R है दोनों के बीच का डिस्टेंस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहां एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है।
एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो देखते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लेफ्ट साइड लाते हैं और F को राइट साइड लाते हैं तो आ गया FR स्क्वायर। यहां से हम इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट तो चार्ज है तो कूलम और कूलम स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का न्यूटन तो न्यूटन। और एरिया का क्या होता है, सॉरी लेंथ का क्या होता है, 1 मीटर तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो याद रखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका डायमेंशन क्या होगा। तो चार्ज का क्या होता है, देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आया है Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। चार्ज का क्या होता है कूलम IT, यूनिट क्या होता है IT, सॉरी डायमेंशन IT, फिर चार्ज का IT तो I स्क्वायर T स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का क्या है MLT-2 और लेंथ का क्या होता है तो L स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा M ऊपर गया तो M माइनस 1 L माइनस Q, T ऊपर पे T स्क्वायर है और नीचे T-2 है तो ये हो जाएगा T का पावर 4 और I स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, सॉरी डायमेंशन, यही डायमेंशन। तो एप्सिलॉन नॉट का यदि यूनिट पूछे तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और डायमेंशन तो M-1 L-3 T का पावर 4 I स्क्वायर, यही इसका डायमेंशन होता है। और क्या आ सकता है यहां से ऑब्जेक्टिव, तो बहुत बार आया है कि बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, चलिए यहां लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुने 10 टू दी पावर 9 और इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसे K से डिनोट करते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या दूसरा नाम है इसका कूलम्ब्स कांस्टेंट, या आप इसी को दूसरा नाम कह सकते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो कूलम्ब्स लॉ से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इससे ज्यादा एक भी ऑब्जेक्टिव यहां से नहीं आएगा। अगला है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहां से ऑब्जेक्टिव आता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है या कह सकते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्या से डिनोट करते हैं, तो इसे एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। यहां से क्या आता है क्वेश्चन, सबसे पहले तो आएगा कि एप्सिलॉन R इक्वल टू होता क्या है। तो याद रखेंगे एप्सिलॉन R इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया कहां से, एक तरह से ये भी कह सकते हैं ये रेशियो होता है, या ये बोल दीजिए यहां से एक ही रिलेशन ये भी कर सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो ये रिलेशन, ये दोनों रिलेशन आप याद रखेंगे। दोनों क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है।
कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो ये दोनों, इसी को इस फॉर्म में लिखते हैं, दोनों रिलेशन करेक्ट है। होता क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये होता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन मीडियम का ये रेशियो ही क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। यदि इसका यूनिट पूछा जाए तो देखिए ये रेशियो है दो फोर्स का, तो ना ही इसका कोई यूनिट होगा और ना ही डायमेंशन, क्योंकि हम जब इसका यूनिट लिखेंगे तो फोर्स का न्यूटन, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, यूनिट लेस, ना इसका यूनिट होगा और क्या होगा, डायमेंशन लेस, ना ही इसका यूनिट होगा और ना ही कोई डायमेंशन होगा। तो जब भी आप लोग से पूछे कि इसका यूनिट क्या है, तो ना ही इसका यूनिट होता है और ना ही इसका डायमेंशन होता है। कुछ मीडियम है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखेंगे, प्रत्येक साल यहां से एक क्वेश्चन आता है। जैसे कुछ मीडियम हम लेते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू लेते हैं, ये टेबल आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले वैक्यूम के लिए क्या होता है, वैक्यूम या एयर, तो वैक्यूम या एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। यही ग्लास के लिए पूछे तो ये होता है 5 से 10 के बीच में। वाटर के लिए भी आप लोग याद रखेंगे, ये होता है 18, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल के लिए आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखेंगे और ये होता है इनफाइनाइट। तो यहां से कुछ मीडियम हम लिखा दिए हैं, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग याद रखेंगे। जैसे 2026 में इस बार आया था कि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या ये कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है, तो ये इनफाइनाइट होता है। तो ये और एक ये दोनों रिलेशन आप लोग याद रखेंगे, इससे ज्यादा यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। 5 नंबर में है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि बताइए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे सम ऑफ टोटल चार्ज कितना होता है। तो आप लोग डाइपोल जानते हैं, एक सिस्टम होता है 2 पॉइंट चार्ज का, जिसमें सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है लेकिन अपोजिट साइन होता है, एक जितना प्लस उतना माइनस, और ये 2l डिस्टेंस पे रखा रहता है, जहां 2l बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो यदि नेट चार्ज देखे डाइपोल सिस्टम, यही एक डाइपोल सिस्टम है, तो नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल पे देखे तो कितना होगा, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो क्या हो गया 0। तो सबसे पहला पॉइंट यही क्वेश्चन आता है कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, इक्वल टू 0। क्या होता है 0। और क्या आता है यहां से क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता है दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसको जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। याद रखेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन
always from माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो क्या याद रखेंगे, यदि पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो हमेशा माइनस क्यू से किधर होता है, प्लस क्यू चार्ज तक होता है। नेक्स्ट यहां से आएगा कि बताइए इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट कितना होगा, चार्ज का क्या होता है, चार्ज का होता है कूलम्ब और ये है लेंथ, तो कूलम्ब मीटर। याद रखेंगे इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब मीटर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम्ब मीटर होगा। और डायमेंशन क्या होगा, कूलम्ब है तो IT और मीटर है तो L, तो याद रखेंगे ITL या ATL भी याद रखेंगे, अटल। तो यहां से क्या सब क्वेश्चन आएगा, बहुत से बहुत फार्मूला पूछ सकता है, ये कौन सा क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, तो याद रखिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर तो Q इनटू T। तो ये दोनों रिलेशन आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कोई क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन तो न्यूटन है, ये फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है M L T-2 और चार्ज का IT, तो डायमेंशन क्या हो गया M L T-3 I-1, तो यही इसका क्या हो गया डायमेंशन। ये कौन सा क्वांटिटी होगा, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा, और यही कोई माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इनवर्ड होगा। अब मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण यदि r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ये आउटवर्ड होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये होगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव और आता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये R में कैसा रिलेशन है, तो इनवर्सली का रिलेशन है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो ये भी आप लोग यहां से याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, आप अलग अलग कंडीशन देके ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है यहां से कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के कारण उसके एक्सिस पे क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या होगा, डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। साथ में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो यहां से 3 क्वेश्चन आता है। पहला कि डाइपोल के कारण एक्सिस पे पूछता है, एक्सिस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो याद रखेंगे 2kp/r³ होता है। यहां से बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण आर के कैसे रिलेशन है, आर से कैसे रिलेशन है। तो याद रखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, यदि आपसे परपेंडिकुलर एक्सिस पे पूछे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछे, तो ये होता है kp/r³। तीसरा, यदि आपसे किसी भी पॉइंट पे पूछ दे तो ये होगा kp/r³√3 cos²θ+1। ये आप लोग याद रखेंगे। यदि एक्सिस पे पूछे तो θ=0 ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा। यही परपेंडिकुलर एक्सिस पे पूछे तो θ=90 डिग्री ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला यहां से आप लोग याद रखेंगे, यहां से ये ऑब्जेक्टिव आएगा। एक्सिस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण एक्सिस पे, तो 2kp/r³, परपेंडिकुलर एक्सिस पे 2kp/r³, और यही किसी भी पॉइंट पे तो kp/r³√3 cos²θ+1। तो ये यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, ये आप लोग से पूछा जाएगा कि बताइए इस पे टॉर्क कितना लगेगा। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो इस पे टॉर्क क्या होगा, ये पूछा जाएगा। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है देखते हैं। तो टॉर्क बराबर हो जाता है Pe sin थीटा। क्या याद रखेंगे आप लोग, Pe sin थीटा, जहां P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एंगल क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच एंगल है। इसी को यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म यहां से, तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा टाउ बराबर P क्रॉस E। याद रखेंगे यहां से, देखो बहुत बार क्या होता है ऑप्शन में ये कभी E क्रॉस P दिया रहेगा, E डॉट P, P डॉट E ऐसे रहता है, लेकिन आप लोग याद रखना हमेशा P क्रॉस E होगा। कभी कभी ऐसे देख के भी कुछ बच्चे मार देते हैं ऑप्शन, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत ऐसा दिया रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो बस आप लोग ये याद रखेंगे, यही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, पूछेगा कि बताइए जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखे तो इस पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहां से पूछा जाएगा। बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। 9 नंबर ले लेते हैं, क्या होगा, तो U बराबर याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा Pe cos θ1 माइनस cos θ2। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी।
कि जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो P E cos θ1 माइनस cos θ2, यहां से ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी तो इसका स्पेशल केस पूछ देता है। स्पेशल केस ऐसे देगा कि बताइए जब थीटा बराबर θ1 0 डिग्री है, कितना है शुरू का थीटा 0 डिग्री है और θ2 थीटा है, तब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ PE cos 0 का वैल्यू होता है 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया। और कभी कभी एक केस ये होता है कि आपको देगा कि शुरू में परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या होगा θ1 बराबर दे देगा 90 डिग्री और से थीटा रोटेट कर रहा है, यहाँ जब 0 डिग्री ऐसे था और तब रोटेट कर रहा है, तो ये केस हो गया। और शुरू में ऐसे था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शुरू में डाइपोल ऐसे था, मतलब θ1 = 0 डिग्री था और तब ये रोटेट करके मान लीजिए ऐसे चला गया, θ2 बराबर थीटा हो गया, तब क्या होगा, तो इसमें पुट करेंगे u बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। तो cos 90 क्या हो जाता है 0, तो यहाँ याद रखिए हो गया 0, तो याद रखेंगे P माइनस P cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, u बराबर आ गया, u बराबर माइनस P cos थीटा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है। थोड़ा इसे और देख लेते हैं, नहीं अच्छा से दिख रहा है, क्या हो जाएगा सेकेंड केस थोड़ा देख लेते हैं। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इक्वल टू कितना होगा थीटा होगा, तो क्या होता है u बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहां से हो जाएगा PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा और ये हो जाता है 0, तो यहां से आ जाएगा माइनस PE cos थीटा। याद रखेंगे ये भी आया हुआ क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर में है, आप लोग से ये पूछा जाएगा, बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है। यहां से देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और फाई इक्वल टू होता है EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, या इसी को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, वेक्टर और तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू क्या हो जाता है E डॉट DA, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर को ही क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया वेक्टर, क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही इसका क्या होगा यूनिट। और डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन क्या होगा, तो न्यूटन है तो क्या होगा न्यूटन MLT-2, मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर, और कूलम है तो I2, तो ये आ जाएगा ML³ T-3, ऊपर पे आया तो -3 और I-1, यही इसका क्या होगा डायमेंशन। जब भी डायमेंशन लिखेंगे तो क्लोज ब्रैकेट में कर देंगे। तो डायमेंशन क्या हो गया, यूनिट तो ये याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशन क्या हो गया ML³ T-3 I-1, यही इसका डायमेंशन, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कौन सा क्वांटिटी है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा राशि है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है 11 नंबर, गॉस थ्योरम से क्या सब ऑब्जेक्टिव आता है देखते हैं। नेक्स्ट है कितना था 11, 12 नंबर है
गॉस थ्योरम, यहां से क्या सब ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है समेशन ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है गॉस थ्योरम। याद रखेंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव ये भी आया है कि एक डाइपोल है, ठीक, ये गॉसियन सरफेस के अंदर है, उसके कारण टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये गॉसियन सरफेस के अंदर है, इसके कारण टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल चार्ज क्या होगा इनसाइड क्लोज सरफेस जीरो, तो यहां से जब ये जीरो आ गया तो क्या होगा फाई इक्वल टू क्या होता है टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, और कितना होगा, ये हो जाएगा जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया जीरो। चलिए, तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट ले लीजिए। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, बताए थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 न्यूटन सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप लोग ये याद रखेंगे। अब आ जाइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी गॉस थ्योरम, यह है टोटल फ्लक्स क्या होता है इनसाइड क्लोज सरफेस, ये होता है टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यहां से इसके एप्लीकेशन से आता है, एप्लीकेशन से आता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है यहां से डेरिवेशन, या इसका सीधा रिजल्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए कि एक वायर है, इनफाइनाइट चार्ज लॉन्ग वायर है, इसके कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखेंगे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। लैम्डा का क्या है, लैम्डा है q अपॉन l, क्या है q अपॉन l, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो कैसे वैरी कर रहा है, यहां से ये भी पूछता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद ये क्या है इनवर्सली, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से। अगला क्वेश्चन है, इसे ए मानिए, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि एक तीन प्लेट शीट है चार्ज, इसके कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये प्लस है तो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, और ये होगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है Q अपॉन A सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां से तो यहां से एक ये भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है कि कोई दो चार्ज प्लेट है, अच्छा पहले देख लेते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज रहता प्लेट पे तो क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज रहता, माइनस क्यू चार्ज रहता तो क्या होगा, तो इनवर्ड होता, क्या होता इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड था, आउटवर्ड, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड, और कितना होता तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन सेम होता,
ए क्या है, सिग्मा क्या है, सेम सरफेस का डेंसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बार बार पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये दो प्लेट है, ये प्लस चार्ज है इस पे और इस पे माइनस चार्ज, माइनस। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है ए, बी और सी। बताइए ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बी पे क्या होगा और सी पे क्या होगा। तो देखिए ई पे मान लीजिए प्लेट 1 है और प्लेट 2 है, तो प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, और बी के कारण क्या होगा, 2 के कारण क्या होगा, इनवर्ड होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पूछे ए पे तो ये 0 होगा। यही सी पॉइंट पे पूछे तो बी के कारण क्या होगा, सॉरी 1 के कारण आउटवर्ड और 2 के कारण क्या होगा, इनवर्ड होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट यहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और यही बी में पूछे तो प्लस के कारण पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया, इसके कारण भी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हो गया दोनों, तो नेट पूछा जाए यहाँ तो क्या होगा, E1 प्लस E2, तो ये कितना आ गया, E1 कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया, जब ऐड करेंगे तो ये आ गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से यदि आउट में पूछे, आउटसाइड पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और यदि इनवर्ड पूछे तो सिग्मा अपॉन क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन। तो थिन प्लेट, इनफाइनाइट चार्ज प्लेट के लिए हम देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ। नेक्स्ट है, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इन स्फेरिकल शेल। ये कोई स्फेरिकल शेल है, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज, इसका रेडियस r है। तो यहां से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि बताइए इसके बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा पूछा जाता है इसके सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और तीसरा पूछा जाता है कि बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा या इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक लेते हैं ए, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट को ये लेते हैं। पहला एट पॉइंट आउटसाइड दी सेल, पहला क्या देख लेते हैं, एट पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड कहां, 1 पे, आउटसाइड दी सेल, सेल के कहां, आउटसाइड। मान लीजिए ये पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस यहां के पॉइंट ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस मान लीजिए r, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इस पे मान लेते हैं q, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, एक पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, टोटल चार्ज कितना लिया, q अपॉन जो डिस्टेंस है r, जितना डिस्टेंस पे पूछे सेंटर से वो डिस्टेंस ले लेंगे, वही हो जाएगा। दूसरा यदि पूछे एट पॉइंट या ऑन दी सरफेस, सरफेस पे कोई पॉइंट है वहां पूछ ले, जैसे 2 पे, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ये जो r है यही r होगा, r स्क्वायर, सॉरी कैपिटल R है, r स्क्वायर, या कहीं कहीं देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी कभी कभी दिया रहता है, 2 पॉइंट पे क्या होगा, 1/4 इसे लिख सकते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई r स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं,
सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन ए ही है ना, ये Q अपॉन एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कहीं कहीं सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट भी दिया रहता है, तो याद रखेंगे सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सरफेस पे क्या होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट भी होता है। और यही सी तीसरा पॉइंट, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अंदर में पूछ दे, एट पॉइंट इनसाइड दी सेल, यदि सेल के अंदर में कहीं पूछ दे तो क्या होगा, याद रखेंगे अंदर में पूछे या सेंटर पे पूछे, तीसरा ये कोई पॉइंट लिए या सेंटर पे ले लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है। तो यहां से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था पूरा खत्म कर दिए हैं। और यकीन मानिए यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 12th में ये जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। तो आप लोग बस ये एक बार अच्छा से लिख लीजिएगा और कॉपी भी कर लीजिएगा, ठीक। एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा, और यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो रहने दीजिए, आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर हम कोई चालू करेंगे, आज नहीं रहने दीजिए, ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया।